ये कहना है कि एक अच्छा आदमी जाता है और व्यवस्था ऐसी है कि उसमें जो निकल के जाता है वो खराब हो जाता है, खराब जाता है वो खराब रहता है, वो अच्छा नहीं। तो क्या राजनीति ऐसी ही है? तो जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे, क्या राजनीति बूचड़खाना हो गई है? क्या आप कुछ भी करो जनता को पट नहीं? तो प्रश्न ये उठता है, क्या राजनीति अपराध पैदा करती है, अपराधियों को आकर्षित करती है? शरीफ लोगों के लिए, सज्जन लोगों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं, या राजनीति अपराधियों के बिना चल ही नहीं सकती? ये 4-5 मोटे मोटे क्वेश्चन जो व्यवस्था के रूप में आते हैं। तो अगर हम क्रमबद्ध रूप से लें तो राजनीति है क्या, हमको ये समझना पड़ेगा। फिर राजनीति में कौन लोग जाते हैं? तीसरा प्रश्न आता है, क्या राजनीति मूल्यों पर आधारित हो सकती है या राजनीति शुद्ध सत्ता की बात ही समझती है? चौथा चीज, राजनीति से लोगों की अपेक्षाएं क्या है? ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आते हैं। तो अगर राजनीति देखें हम कि राजनीति है क्या, तो दुनिया में जो आज चलन का शब्द है राजनीति का, वो पॉलिटिक्स है। अगर तुम डिक्शनरी में देखो और इसके शब्द का जो जहां से शुरू हुआ वो देखोगे, तो पॉलिटिक्स इज बेसिकली पुलिसिंग, पुलिस की एक्टिविटी करना है उसको, जैसे नियम बने हैं उसके हिसाब से चलता है। यहाँ पे नियम जो बन चुके हैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है, नियमों को पवित्र माना जाता है और नियमों के पवित्र बुक पर शपथ लेकर आगे काम किया जाता है। वो चाहे भगवान की शपथ ले, लेकिन नियमों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां ऐसा भी कहा जाता है कि नियम को मानना है और अगर कोई दुविधा हो तो रूल नंबर 2 देखें, और रूल नंबर 2 में लिखा होगा कि पहला नियम सही है। तो यहां प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब एक ऐसे दस्तावेज को आपको मानना है जो जड़ है, जो कभी किसी जमाने में लिखा गया हो, तो बदलते हुए जीवन में और जो डायनामिक लाइफ है, गतिशील जीवन है, उसमें जड़ परिभाषाएं कैसे कारगर हो सकती? अगर युद्ध में नियम बनाए गए हैं तो शांति की अवस्था में नियमों में बदलाव जरूरी है। अगर शांति की अवस्था में बनाए गए हैं तो युद्ध में नियमों का बदलाव जरूरी है। हो सकता है कि शांति में बनाए गए नियमों की किताब में युद्ध की बातें हों, लेकिन वो अनुभवहीन होंगे। कैसा युद्ध हो रहा है वो तब शायद परिकल्पना भी नहीं होगी जब किताब बनाई गई। तो जाहिर है वैसे में नियमों का परिवर्तन जरूरी है, उसमें गतिशील, लेकिन सारी की सारी पॉलिटिक्स उस नियम को पवित्र मान के चलती है, फिर चाहे उसमें बदलाव भी होते रहे। अगर भारत में देखोगे तो संसद में 160 से ज्यादा सुधार हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं जो अपने संविधान है, लेकिन आज भी पवित्र है वो। रेगुलरली उसमें रिफाइनमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट आज नई परिभाषा दे देता है। यहां तक कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इस पे सदस्यों को इस्तीफा तक देना पड़ता है। 60 साल में यह भी निर्धारण नहीं हो पाता है कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो संसद बनेगा वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, सरकारी पद ले रहा है नहीं ले रहा, इसके बारे में भी कोई ठीक से सूचना नहीं है और चुने हुए लोगों को इस्तीफा देना पड़ता। यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था जो इसकी पुनर्परिभाषा करती है और अपने आप को स्वायत्त बताती है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ, कि लोकतंत्र जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो इसमें तो जनता ही स्वायत्त होगी, कोई दूसरी स्वायत्त संस्था कैसे हो सकती है? इसका मतलब संसद ही सबसे बड़ा होगा। तो संसद के प्रावधानों में न्याय व्यवस्था हो, चाहे चुनाव कमीशन हो, चाहे दूसरे कोई भी ऑफिस हो, उस पर चर्चा की जा सकती है, उसकी समीक्षा भी की जा सकती है, लेकिन ये भी अपरिभाषित है। तो जो
पॉलिटिक्स शब्द इस्तेमाल है राजनीति। जब पुलिसिंग है तो पुलिस की दादागिरी चलेगी। दादागिरी का सहयोग लोगे तो दादा बन जाओगे, दादागिरी का विरोध करोगे तो दादा बन जाओगे। तो अपराधी जाएगा तो सहयोग लेगा पुलिस का और अपराध में बढ़ोतरी करेगा। अगर अच्छा आदमी होगा, अपराध का विरोध करेगा, तो जाहिर है पुलिस उसको अपराधी घोषित कर देगी। तो दोनों ही परिस्थितियों में अपराधी निकलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। जो लोग बच जाते हैं वो तनख्वाह लेके खुश हो जाते हैं, भत्ता लेके दिल्ली में पड़े रहो, वाशिंगटन में पड़े रहो, अपने इलाके में जाओ, घूम घाम के आ जाओ। उनको कुछ करना नहीं है। वो कहते हैं हम तो बच के आ गए काजल की कोठरी में। अरे तुम कोठरी में गई नहीं। अगर काजल की कोठरी है संसद तो पहला चीज तो आपकी बात इतनी सही है कि आज जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उसमें अपराधी का विरोध करें तो शहीद की श्रेणी में या सहयोग की श्रेणी में, और अपराधियों का सहयोग ले तो अपराधी है। दोनों चीजें एक दूसरे को पूरक नजर आती है। दूसरा प्रश्न जो हम कर रहे थे कि राजनीति में जाते कौन लोग हैं, तो थोड़े पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि कौन लोग जाते। तो अगर हम पूरे परिदृश्य पर नजर डालें तो एक वो लोग जाते हैं जिनका ये खानदानी पेशा है, क्योंकि राजनीति को पॉलिटिक्स मान रहे हैं। अभी राजनीति को राजनीति मानेंगे तो हम फिर चर्चा करेंगे इस सारे प्रश्नों के उत्तर। जो पॉलिटिक्स है इसमें कौन लोग जाते हैं, किनका प्रोफेशन है, तो चमार का बेटा चमार हो सकता है जो चमड़े का काम करे, बनिए का बेटा बनिया। एक आम कहावत है, चमार शब्द आजकल असंवैधानिक हो गया इस्तेमाल करना, सॉरी, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसा इस्तेमाल करते हैं इसलिए। तो जो खानदानी पेशा अगर राजनीति का है तो राजनीति करेंगे। एक वैसे लोग कि बचपन से उन्होंने देखा है और जाना है और दूसरा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डर होता है आम जिंदगी में निकलते। राजनीति में कहते हैं बहुत सारे दुश्मन भी बने, तो बच्चों को डर होता है और बाद में बच्चों को खुद डर हो जाता है, तो इसलिए वो राजनीति से और सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। वैसे ही जैसे मछली जल से चिपकी रहना चाहती है, ये बाकी सारे पेशों से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है पैतृक कारोबार से। हो सकता है एक सुनार का बेटा स्वर्णकार का बेटा स्वर्णकार ना बनना चाहे, लेकिन राजनीतिक का बेटा राजनीति मजबूरी हो जाती है उसकी कई बार, अगर बड़ा राजनेता है। और राजनीति में ये भी दम भरता है लोगों को, हम ठीक कर देंगे, हमको कौन छेड़ सकता है। तो एक जो छद्म ताकत का एहसास होता है, इसके कारण आने वाली पीढ़ियां उससे जुड़ी रहती हैं। कोई साधु संत हो जाए वो अलग बात है, अन्यथा ऐसा देखा गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं तो शराबी या साधु संत, तीन ही बनते हैं। राजा का बेटा बहुत अच्छा कारीगर बन गया, इसमें बहुत संभावना है। तो राजनीति में एक तो जो खानदानी लोग हैं वो जाते हैं, दूसरे आजकल जो नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब खाली समय है तो बहुत सारी चर्चाएं करने का समय है उनके पास। पेंशन मिल रही है तो खाने की चिंता है नहीं, तो राजनीति और बोलने का मौका मिला तो अब कितने टॉकिंग मशीन की तरह है, वो बोलने वाली मशीन की तरह उनको बिठा दें या सुनने वाले, उसमें उनको बहुत गड़े भाग में मजा आता है। दूसरे वो लोग हैं। तीसरे वो लोग हैं जो व्यवस्था द्वारा दुत्कार दिए गए हैं या छोड़ दिए गए, उनको कहीं और रोजगार ही नहीं मिल पाया, तो चलो नेता के पीछे लगे रहेंगे, जिनको भीड़ की जरूरत है तो 200-400 रुपए तो देगा, खाना तो चलेगा। ऐसी भीड़ नेताओं के साथ तो छोड़ दिए गए लोग। ऐसे ही छोड़े हुए लोग में जो थोड़े समझदार या ताकतवर या बदमाश होते हैं वो आगे आते हैं, और उनमें समाज के प्रति गुस्सा भी होता है कि सब हम पढ़े थे, मेरे 2 नंबर कम रह गए तो मेरे साथ वाला 1 लाख रुपए तनख्वाह पा रहा है और मेरे को 5000 रुपए में भी दिक्कत हो रही है, तो उनको समाज में गुस्सा होता है।
और वो अपराध करने के प्रति अगर घर से संपन्न नहीं है, उनकी नैतिक शिक्षा नहीं है, तो आसानी से आपराधिक में तब्दील होने में समय नहीं लगता। तो तीसरे लोग वो जो समाज द्वारा छोड़ दिए गए हैं, दुत्कार दिए गए हैं, या दौड़ में, व्यवस्था की दौड़ में अपने आप को व्यवस्थित नहीं करते। चौथे, डरे हुए लोग राजनीति में शक्ति पाने के लिए जाते हैं, जिनके पास समय है लेकिन डरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं, देश भी जो डरे हुए होते हैं, वो लोग राजनीति से शक्ति पाने के लिए राजनीति में। और पांचवें और अंतिम प्रकार के लोग हैं जिनको प्यार बहुत उमड़ पड़ा, अतिरेक हो गया कि खुद ठीक हैं, घर भी ठीक है, चलो अपने दोस्तों यारों की भी खैर खबर ले लेते हैं, अपने गांव की भी खबर लेते हैं, अपने शहर की, और अगर शक्ति रही तो देश दुनिया की भी खबर लेते हैं। तो पांचवें इस तरह के लोग जाते हैं। जो पहले चार तरह के लोग हैं वो अपराध को ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे, और जो पांचवी तरह के व्यक्ति हैं उनको ऐसा नहीं है कि अपराध कैसे होता है इसका ज्ञान नहीं, अपराध को कैसे रोकना है ये भी उनको ज्ञान नहीं, और हो सकता है कि वो रोकने की श्रेणी में अपराधी करार दिए जाए। तीसरी चीज जो हमने चर्चा की कि राजनीति मूल्यों पर आधारित है या राजनीति ही सर्वोपरि। अगर राजनीति मूल्यों पर आधारित है तो ऐसे में राजनीति भी रहे ना रहे, हम भी रहें ना रहें, उसके लिए सर्वस्व दांव पे लगाया जा सकता है। जैसे कई देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने जान की बाजी लगाई, तब दूसरे लोग नेतागिरी कर पाए। अगर वो मूल उनको पथ प्रदर्शित नहीं करते कि देश और परिवार की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, इसके लिए कुछ लोगों को जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगाना चाहिए, तो वो क्यों कर फांसी पे चढ़ते, क्यों कर विरोधियों का खून खराबा करते, विद्रोही सेना का, या खुद हंसते हंसते जान देते। तो उनके लिए मूल्य था स्वतंत्रता, तो उन्होंने जीवन दिया। लेकिन जिनके लिए मूल्य ही नहीं है या मूल्यहीन है, जिनके लिए राजनीति ही सर्वोपरि है, वो दूसरों की जान लेने से नहीं कतराएगा। अगर फंसेगा तो कहेगा ये मूल्य छोड़ो, भाई की भी जान लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं, सत्ता चलते रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग तुमको दिखेंगे दुनिया में कि आज एक तरह का भाषण दिख रहा है, लेकिन फंसे तो चरित्र उससे बिल्कुल विपरीत नजर आए। और ऐसे कई देश भी हैं जिनकी दोस्ती पे भरोसा नहीं है, जिनकी दुश्मनी पे तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन दोस्ती पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति और वो भी हैं। तो तीसरी बात हुई थी कि मूल्यों पर आधारित राज। तो अपराधीकरण में जहां तक बात है क्रिमिनलाइजेशन की, पॉलिटिक्स की, तो तीन चीजें महत्वपूर्ण आती हैं। अब जो नटशेल में अगर हम इसको समाप्त करें, इस प्रश्न को लंबा ना बढ़ाते, तो यह है कि राजनीति जो आज है, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, इसमें ऐसा चलेगा। लेकिन अगर राज्य चलाने की नीति होगी, अनीति नहीं होगी, तब ये सोचा जा सकता है कि राज्य बिना आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा चलाया जा सकता है। और ऐसी पूर्व में कोई उदाहरण नहीं हो, ऐसा नहीं है। अब ये प्रश्न आता है कि सीधे साधे लोग डर जाते हैं अपराध करने वालों से। तो मेरा जीवन का अब तक का जो अनुभव रहा है और जितनी मेरी बदमाश लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि बदमाश लोग ज्यादा डरपोक होते, और ज्यादा डरपोके के कारण ही वो बदमाशी करते हैं कि वो चर्चा में बने रहे और लोग उससे डरे रहे। कुछ जगह कहा गया है कि अमेरिकन पीपल सबसे ज्यादा डरपोक रहे हैं, समुद्र से डरते रहे, इसलिए शायद सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। सामर्थ्यवान वो है जो खुद अपनी सीमाओं में रहे, जिसको विपरीत परिस्थिति में भी डर न लगे। सामर्थ्यवान वो नहीं है कि जो आए
जाते सबकी पिटाई लगा दी। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी कोई पिटाई लगाए तो वो विरोध कर सके। तो जितने तथाकथित, चाहे आज आप दाऊद को भी ले लो, वो एक आम सज्जन आदमी से ज्यादा डरता होगा। शायद रात को बिना बंदूकों के साए में उसको नींद नहीं आएगी। आम आदमी छत पे खुला सो जाएगा, सांप आ रहा, बिच्छू आ रहा, उसको पता ही नहीं, आ जाए काट जाए काट। और ऐसा नहीं है कि सज्जन आदमी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन बहुत धीरज रखने के बाद शायद जब उसकी आइडेंटिटी या जो उसके जीवन ही दाव पे लगता है या परिवार, तब वो करता है। तो ऐसे में सामूहिक रूप से बहुत सारे देशों की जनता ने विद्रोहियों को समाप्त भी किया है। तो एक छोटा मोटा बदमाश की तो औकात क्या है। ऐसा नहीं है कि बिना अपराध के राजनीति नहीं हो सकती, बल्कि पॉलिटिक्स शायद बिना अपराध के या अपराध पैदा किए नहीं हो सकते, लेकिन राजनीति ऐसे ही हो।